नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ पे। हाँ, तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ये सब सीख लिया था। आज उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ भी सीखेंगे आज वाली क्लास में। तो आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो एक बार ना मैं अभी एक क्वेश्चन कराने जाऊंगा, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल है। तो उस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए सेम अमाउंट से। ठीक है। यूनिट टाइम में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो सेम अमाउंट से इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो ऐसे मोशन को मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहूंगा। और अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड अनइक्वली इंक्रीज कर रही हो, अनइक्वली डिक्रीज कर रही हो, मतलब सेम अमाउंट से ही इंक्रीज कर रहा हो और सेम अमाउंट से डिक्रीज नहीं कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन समझते हैं। आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7.4 है, तो 7.4 देखते हैं कैसे होगा। तो वो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या है, तो मैं क्वेश्चन रीड करके सुनाता हूं आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल गांधी नहीं, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो राहुल ने अपनी बाइसाइकिल चलाई, पेडलिंग की उसने, और उसने स्टार्टिंग पोजीशन पे तो गाड़ी उसकी रुकी होगी, साइकिल रुकी होगी, उस पोजीशन से उसने अपनी साइकिल पेडल करना चालू किया और 30 सेकंड्स में वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे पहुंच गया। ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है, सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकल्स कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं कि ब्रेक मारते जीरो पे आ गया, ब्रेक ऐसा मारा कि स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए। हमेशा हम रोकने के लिए ब्रेक नहीं लगाते ना, कभी कभी हम साइकिल को स्लो डाउन करने के लिए भी ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या करा, ही अप्लाइड ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। तो बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप इसको पार्ट्स में रीड करोगे और समझोगे ना, तो इजीली आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ही साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ के एक ही साथ अगर समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे कहानी कैसे चल रही है मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि वो जो साइकिल चलाते स्टार्टिंग पोजीशन पे था, तो स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब है साइकिल की स्पीड क्या 0 मीटर पर सेकंड है, और 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड्स के बाद साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है? साइकिल की स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाती है? 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये पहली कहानी हो गई। अब ना कहानी यहां से बदल जाती है। अब वो ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाते टाइम क्या होता है, यहां से ब्रेक लगाना अप्लाई करता है, तो 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड में उसकी जो साइकिल की स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पे आ जाती है। अच्छा, ये है कहानी एक्चुअली में। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, दोनों केसेस में हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता क्या? पहला केस तो ये होगा, ये वाला जो यहां से लेके यहां तक है, ये वाला केस। दूसरा केस है यहां से लेके यहां तक वाला। ये दो केसेस हैं यहाँ पे। तो पहले केस में एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा भाई? चेंज इन एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यही होता है। जिस टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है? तो बोलेगा सर v माइनस यू अपॉन टी होता है। v का मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 6/30। 6/30 का मतलब कितना हो गया? 1/5। तो 1/5 मीटर पर सेकंड, या फिर पॉइंट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो स्क्वायर लिखना मत भूलना। तो 1/5 होता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसका एक्सेलरेशन। पहले केस, ये मैं पहली केस की बात कर रहा हूँ। अब दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में आप देखो कि मैं, अब ये पहली केस खत्म हो गया, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की कहानी है। ये मेरा इनिशियल हो जाएगा और ये मेरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन होगा इस केस में क्या होगा? v माइनस यू बाई टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? v भाई, यहाँ पे इस केस में मेरा v हो जाएगा 4, और यहाँ पे मेरा 6 हो जाएगा ये, और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड लग रहा है। तो ये हो जाएगा -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और -2/5 कितना होता है? -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है भाई। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या दर्शाता है सर? कि वो ऑपोजिट ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन ग्रेविटी, सॉरी स्पीड, इट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कि मतलब कि मेरे को स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन स्पीड तो कम हो गई। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? जब मैं उल्टा काम करता हूँ, वेलोसिटी बढ़ाने की जगह पे जब मैं वेलोसिटी को कम कर देता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ, तो क्या हो जाता है? तो वहां पे उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेगेटिव एसिलेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल एक और देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओगे कि नेगेटिव एसिलेशन होता कब है, क्योंकि ये सारे टर्म्स ना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरी बात मानो, क्योंकि आगे जाके ये चैप्टर आएगा 11th और 12th में, तब ये सारे टर्म्स होंगे। नेगेटिव एसिलेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है, तो इन सब टर्म्स को सुन के ना एकदम शॉक नहीं हो जाना तब। तो इसी के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ये चीजें डिटेल में पढ़ू। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिससे कि आप समझ जाओगे कि नेगेटिव एसिलेशन होता क्या है एक्चुअली में। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड, अब डिक्रीज हो गया, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो यहीं पे समझ जाना कि नेगेटिव एसिलेशन की बात हो रही है। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, टू 60 किलोमीटर पर आवर। किस टाइम में, कितने टाइम में ये हुआ, कितना टाइम में ये हुआ 5 सेकंड में, 5 सेकंड्स। सो अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। तो यहां पे पूछे कि एसिलेशन क्या है यहाँ पे, तो एसिलेशन साफ हमें दिख रहा है कि नेगेटिव होगा यहाँ पे, -4 ये हो जाएगा 60 - 80 अपॉन में 5। 60 - 80 क्या होता है, -20 होता है, -20 अपॉन में 5 क्या होता है, -4 होता है, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव एसिलेशन को समझ चुके हैं। मेरे को लगता है कि आप नेगेटिव एसिलेशन को लेकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो यहां पे ना ट्रेन ने स्टार्ट किया एक रेलवे स्टेशन से। अगर कोई भी क्वेश्चन में बोले कि स्टार्ट किया है रेलवे स्टेशन से, तो इसका मतलब कि उसकी स्पीड जो है ना वो 0 किलोमीटर पर आवर है, इनिशियली 0 किलोमीटर पर आवर है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि वो जो है, ये जो ट्रेन है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्मली एसेलरेट होके आगे की तरफ बढ़ती है, और 10 मिनट में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान ले कि हर 5-5 मिनट में इक्वली इंक्रीज कर रहा होगा ट्रेन का स्पीड। मान ले पहले 0 किलोमीटर पर आवर था, फिर 5 हो गया होगा, 5 किलोमीटर पर आवर, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। एक्चुअली वो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, लेकिन उन्होंने जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है तो दिमाग में ये जाना चाहिए कि मतलब 0 से 40 एकदम से नहीं पहुंचा। 0 से पहले ऐसा थोड़ा कि 0 से स्टार्ट की एकदम 40 पे गाड़ी चले, ऐसा तो नहीं होता। यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुआ, इक्वल अमाउंट पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहां पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन में t। बहुत आसान, तो डायरेक्टली पुट कर दो और आंसर निकाल दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे यूनिट देखना है आपको, और आपको पता है एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमें इसको सेकंड में लेके आना है, इसको मीटर पर सेकंड में लेके आना है, इसको भी मीटर पर सेकंड में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, 10 मिनट को सेकंड में कैसे लेके आऊंगा मैं, मेरे को पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 600 सेकंड होंगे, 600 होंगे। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 10 मिनट में 600 सेकंड्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर बोलो या फिर 0 मीटर पर सेकंड बोलो, एक ही चीज है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आने वाला। कॉमन सेंस, 0 0 ही होता है, चाहे वो किलोमीटर पर आवर में हो चाहे वो मीटर पर सेकंड में हो। अब 40 किलोमीटर पर आवर क्या सीन है भाई, इसको मैंने कल भी आपको बताया था, पिछले क्लास में भी आपको समझा रखा है कि अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो 40 को जो किलोमीटर पर आवर में जो आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, इसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 40 इंटू 5/18 क्या हो जाएगा, 220 सा और 2 9 सा, ये हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब सॉर्टेड है सब कुछ, सेकेंड मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, v क्या है 100/9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 600, तो ये हो जाएगा 100/9 इंटू 1/600। ठीक है, अब क्या होगा, 2 0 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया इसका एक्सेलरेशन। तो डिवाइड कर लियो डिवाइड। तो अभी ना हमने थियोरेटिकली सीख लिया सब कुछ, 2-3 कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए और हमने थियोरेटिकली भी सीख लिया कि मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ना जो चीजें हमने सीखी है, इसको अब हम ग्राफ पे सीखेंगे कि ग्राफ में एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट तरीका होता है चीजों को रिप्रेजेंट करने का और समझने का। तो ग्राफ पे ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे।
क्रिकेट में भी तूने देखा होगा कि क्रिकेट में भी बार ग्राफ आता रहता है रन रेट दिखाने के लिए, और लीनियर इक्वेशन चैप्टर में भी क्या होता है, लाइन ग्राफ भी सीखा होगा क्लास 8 में, लाइन ग्राफ वाला चैप्टर भी था। तो ये सारा किसी ना किसी डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें मोशन चैप्टर के अंदर हमें लाइन ग्राफ का यूज करके इन फिजिकल क्वांटिटीज को समझना है। कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी जो भी चीजें इनको समझना है हमें लाइन ग्राफ से। तो समझते कैसे होगा ये? तो बच्चों अभी हम सीखने वाले हैं जो मोशन चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर जितने भी ग्राफ्स है आज हम इस क्लास में सीखेंगे। देखो बच्चों, ये जो मैंने बोर्ड पे बना रखे हैं ये 4-5 ग्राफ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये समझ लिया ना तो पूरा का पूरा मोशन चैप्टर में जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है सब समझ जाओगे। बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ आपको, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे कि नाम बताता है, ग्राफ बनाने के 2 एक्सिस चाहिए होते हैं। उसमें एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को डिनोट करता हूँ, चाहे कोई भी ग्राफ हो सब में एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को डिनोट करूंगा। और जो दूसरा वाला होता है डिस्टेंस, दूसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस और टाइम 2 फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो 2 फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी और टाइम। तो इसमें जो टाइम होता है वो हर ग्राफ में एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है, और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा वाई एक्सिस पे शो किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले समझूंगा एक यूनिफॉर्म स्पीड के। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या? अगर मैं इक्वल डिस्टेंस कवर करता हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, अगर मैं इक्वल डिस्टेंस कवर करता हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इससे मुझे क्या मिलता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। अरे बात समझ। तो जो हमारा लीनियर ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो गाड़ी है 5 मिनट में पहले फर्स्ट 5 मिनट्स में वो 4 किलोमीटर गई, ठीक है। अगले 5 मिनट में उसने 8 किलोमीटर कवर किया, अगले 5 मिनट में उसने 12 किलोमीटर कवर किया। तो आप देख पा रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर कवर किया, अगले 5 मिनट में उसने क्या किया? टोटल 8 किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब इससे 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा कवर किया। अगले 5 मिनट में उसने क्या किया? टोटल मिला के 12 किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब और 4 किलोमीटर कवर किया। तो हर केस में वो 4-4 किलोमीटर ही कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस ही वो कवर कर रहा नहीं है, ऐसे नहीं बोलूंगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा ना इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेता हूँ, मान ले हर 2 मिनट की बात करो, हर 2 मिनट में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ? मान ले कि मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले 2 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 2 मिनट में भी मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर रहा हूँ, अगले 2 मिनट में भी मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे जा रहा है। ऐसे मोशन को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं गाड़ी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। कैसे? मान लो मेरे को यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है, इसमें मेरे को क्या निकालना है? यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है। कैसे निकालूंगा? तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये टाइम है, ये टाइम है। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को T1 मान लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को T2 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राफ से नीचे T1 की तरफ आऊंगा और इस लीनियर लाइन से मैं T2 की तरफ आऊंगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट मिला ना मेरे को, इसी पॉइंट से मैं यहां चले जाऊंगा। इस डिस्टेंस को मैं मार्क करूंगा, इस डिस्टेंस को मैं मार्क करूंगा S1, और इसको मैं मार्क करूंगा S1, और इसको मैं मार्क करूंगा S2। डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2। हाँ, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, मतलब कि इस पॉइंट पे मैं इतना डिस्टेंस चल चुका था, हाँ, और इस पॉइंट पे मैं इतना डिस्टेंस चल चुका था, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मेरे को क्या मिल सकता है? अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको मैं और आगे ज्वाइन कर दूं, इसको मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है मुझे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि ये क्या होगा, ये क्या डिस्टेंस है, ये क्या है, इसकी लेंथ क्या होगी? तो आप बोलोगे सर यहाँ तक पूरा S2 था, यहाँ तक पूरा ये पॉइंट क्या है? ये पूरा S2 पॉइंट है। 50 होगा, 51 होगा, कुछ भी होगा, मैंने लिखा नहीं है। 51 हो सकता है, 48 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको S2 माना, 0 से लेके S2 तक। S2 हाइट होगी इसकी, 0 से लेके S1 तक S1 हाइट होगी। जैसे यहाँ से 0 से लेके 20 तक 20 हाइट, तो 0 से लेके S1 तक S1 हाइट होगी। तो यहाँ पे ये हाइट कितनी होगी? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक S2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक S1 है, तो ये कितना है? S2 minus S1। S2 minus S1, ये हाइट क्या है भाई? S2 minus S1। अच्छा, ऐसे ही अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मिनट है मान ले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक T2 मिनट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक T1 मिनट होगा। तो ये टाइम इंटरवल कितना होगा फिर? T2 minus T1 होगा, T2 minus T1 होगा। इसका मतलब ये, अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों इस टाइम इंटरवल में अगर मेरे को स्पीड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? स्पीड इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, S2 minus S1 अपॉन में T2 minus T1, ठीक है।
इस टाइम इंटरवल के लिए ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट के बीच पे मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। इस ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट के बीच में मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। अगर मान ले मेरे को ये दो पॉइंट देना होता तो भी मैं निकालता, सेम प्रोसेस करता। यहां से मैं पैरेलल लाइन खींचता T1 T2, यहां से भी दो पैरेलल लाइन खींचता ये S1 S2, और फिर उसका जो डिवीजन होता है S2 माइनस S1 अपन में T2 माइनस T1, वही मुझे दो पॉइंट्स के बीच का स्पीड दे देगा। ठीक है, आ रही है बात समझ? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं तो ये पहला ग्राफ है। तो सर मतलब इसमें जो S2 हमारा 40 लेंगे हम? नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने एक्चुअली 40 नहीं, 40 से ऊपर है। अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल मान ले ये 40 पे आके टच कर रहा होता, मान ले कि ये वाला 25 पे आके टच कर रहा होता, तो ये होता ऊपर वाला 40 माइनस 25, 15, 40 माइनस 25 15, और नीचे वाला मान ले ये 25 है और ये 30 है मान ले, और इसको 50 मान ले, तो 30 माइनस 50, 50 माइनस 30 कितना होता है? T2 माइनस 20 होता है। तो 25/20, 25/20 का मतलब क्या हो गया? 5/4। 25/20 का मतलब 5/4 जो कि होता है 1.25। तो यहाँ पे तो उस केस में क्या हो जाएगा? 1.25 किलोमीटर पर मिनट स्पीड आ जाएगी मेरी। इसका मतलब है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में इतनी स्पीड है। इस दो पॉइंट के बीच में मेरी गाड़ी की स्पीड ये रही है। ठीक है, ये है भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसके लिए? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता हूं, अनइक्वल डिस्टेंस, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है। तो गाड़ी मेरी नॉन यूनिफॉर्मली चल रही है। जैसे कि मान ले पहले 5 मिनट में मेरी गाड़ी ने कितना किलोमीटर कवर किया? मान ले 10 किलोमीटर कवर किया पहले 5 मिनट में। अगले 5 मिनट में मान ले उसने 15 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अगले 5 मिनट में मान ले उसने 9 किलोमीटर कवर किया। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। बीच में कभी ब्रेक मार रहा है, बीच में स्पीड बढ़ा रहा है, तो डिस्टेंस भी अलग अलग कवर कर रहा है वो। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब डिस्टेंस में अलग अलग कवर करता हूं, तो जो मेरा ग्राफ बनता है ना, ग्राफ बनता है ये नॉन लीनियर, ये लीनियर है। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये लीनियर बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, ये लीनियर बनेगा। और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये कैसे बनेगा? नॉन लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा भाई? नॉन लीनियर बनेगा। आ रही है बात समझ? अब जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था। जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो ये वाला ग्राफ। ओके, समझ रहे हो? यहां पे एक्चुअली में डिस्टेंस लिखना भूल गया। यहाँ पे डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो यहां पे ना हमें इस ग्राफ में, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे वेलोसिटी या फिर स्पीड मिल सकता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्पीड में निकाल सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही निकालते हैं। दो पॉइंट लिया, दो पॉइंट को नीचे पैरेलली मूव करा, पता है ना वो पूरा प्रोसेस। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्पीड क्या होगा, मैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन में पेपर में आएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन, स्पीड, क्या निकाल सकते हो? तो आपको स्पीड लिखना है, स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हो। अच्छा, अब इसी स्पीड को ना जो आपने यहाँ पे निकाला है, इसी स्पीड को और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा रहेगा? अब वो देखते हैं। जो स्पीड है, अब स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है? ये एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना रखा है। ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे टाइम के साथ साथ मेरी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। मैं 0 से 1 घंटे गया आगे, 2 घंटे आगे गया, 3 घंटे आगे गया, 4 घंटे आ गया। भाई सब केस में मेरी जो स्पीड है वो 40 ही है। सब केस में मेरी जो स्पीड है वो 40 है। भाई सब स्पीड में, सब केसेस में मेरी स्पीड क्या आ रही है? 40 आ रही है। तो टाइम के साथ साथ अगर मेरी स्पीड चेंज नहीं होती है, अगर टाइम के साथ अगर मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये क्या है भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है हमारा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमने बना दिया यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, टाइम के साथ साथ ना मेरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो, उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, हाइट सेम है। क्योंकि मैं सेम ही स्पीड के साथ जा रहा हूँ। भाई मैं 1 घंटे भी 40 पे था, 2 घंटे बाद भी 40 पे हूँ, 3 घंटे बाद भी मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसलिए हाइट मेरा क्या होगा? सेम होगा हर केस में। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे स्पीड मिलता है, तो मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्पीड देता है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास ये पॉइंट है T1 टाइम है, और ये मैं मान लेता हूँ मेरे पास T2 टाइम है। ठीक है, मैं मैं इसको, जैसे हमने यहाँ पे भी किया था, क्या करना है हमें? इसको इस लाइन से जोड़ना है पैरेलली एकदम। मैं पहले सारा ये लाइन बना देता हूँ।
T1 है और T2 है। मैंने क्या करा, इसको ऐसे ज्वाइन करा, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन करा, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना, एक्चुअली में स्ट्रेट बनेगा, एकदम रेक्टेंगल जैसे बनेगा। तो जो एरिया है ना, आप ये देख रहे हो, ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये इससे हमें क्या पता चल सकता है? मैंने ये 2 पॉइंट लिए थे इस ग्राफ में, मैंने ये 2 पॉइंट लिए थे, ये इससे हमें इन दोनों पॉइंट को मैंने लिया और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसकी वेलोसिटी, नहीं, वेलोसिटी तो ऑलरेडी, वेलोसिटी अच्छा, तो पता ही है 40 है, 40। वेलोसिटी ऑलरेडी पता है ना। वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में मैंने वेलोसिटी को मान रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, ये है मेरी वेलोसिटी इस ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दे कि यहाँ पे ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ T2 पूरा T2 था, इतना T1 था, तो ये लेंथ क्या होगी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा भाई, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 हो जाएगा ये, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे ये लेंथ कितनी है, S2 माइनस S2 माइनस S1 है ही ना, यूनिफॉर्म है, S2 S1 अच्छा, क्यों आएगा यहाँ हाँ। पे, एक ही तो पॉइंट है, ये तो ये रहा 40, सीधी बात है 40, ये 40 है, हाँ ये 40 है। हाँ, अच्छा एक बात बता, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। स्क्वायर का एरिया भी क्या होता है, साइड, ये वाला साइड इनटू ये वाला साइड होता है ना, वर्टिकल साइड इनटू हॉरिजॉन्टल साइड, यही होता है उसका भी, स्क्वायर का भी, और यही होता है रेक्टेंगल का भी, वर्टिकल साइड इनटू हॉरिजॉन्टल साइड। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक चीज बताइए, 40 इंटू अगर मैं T2 माइनस T1 कर दूं तो क्या, मेरे को एक बात बता, यहाँ पे 40 क्या है भाई, 40 तो मेरे पास 40 क्या है, स्पीड है, स्पीड है यहाँ पे, वेलोसिटी है, स्पीड बोलो कुछ भी बोलो, स्पीड है मेरे पास। और ये T2 माइनस T1 क्या है, टाइम है, टाइम है, यहाँ स्पीड में नहीं वेलोसिटी लिख दो, वेलोसिटी है, और ये मेरे पास टाइम है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। आई बात समझ? तो यहाँ पे जो मैंने 40 इंटू T2 माइनस T1 किया ना, ये इंटू ये वाला गैप, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट मिला। मैं किन्हीं भी 2 पॉइंट क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, मैं इनको यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूंगा और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूंगा, फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस करूंगा तो भी मेरा निकल जाएगा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, 40 तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बदलने वाला क्या होगा, T2 माइनस T1 बदल जाएगा बस क्वेश्चन में, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जो एरिया हो क्या देगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन थोड़ा ना बता सकता हूं मैं ग्राफ के अंदर, मैं मैग्नीट्यूड बता सकता हूं। तो एरिया ऑफ, एरिया गिव्स, एरिया मैं पूरा लिखने का स्पेस नहीं है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे इतनी बात समझ। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही समझाना चाहता था मैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, क्यों, क्योंकि गाड़ी का वो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी को छोड़ 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही है भाई, 1 घंटे में भी 40 थी, 2 घंटे बाद भी 40 है, 3 घंटे बाद भी 40 है, 4 घंटे बाद भी 40 है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो मेरा 0 आ रहा है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी मेरा 0 है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे 0 है इस केस में, इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है मेरा, 0 है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन मेरा 0 है, ये यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। तो एक्सेलरेशन 0 कब नहीं होता, जब मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, इन दोनों ग्राफ में। समझ पा रहे हैं? तो मुझे इसमें ना, इसमें जो टर्म्स होते हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। जिन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से, मेरी पहले वाली क्लास भी अगर अच्छे से देखी होगी ना, तो बहुत अच्छे से ये चीज आप समझ पाओगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये दोनों ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ नॉन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे बनेगा, ये हमने यूनिफॉर्म मोशन का सीखा था। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहानी बदलती है, कहानी ये बदलती है कि यहाँ पे अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब अगर मेरी टाइम के साथ स्पीड इक्वली इंक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी इक्वली इंक्रीज करेगी। हाँ, नहीं एक्सेलरेशन इक्वली इंक्रीज नहीं करेगी, समझा नहीं तू। जैसे कि मान ले कि मेरी अभी मेरी स्पीड थी 10, फिर मेरी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, फिर मेरी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, फिर मेरी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर।
मेरी स्पीड इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? समझ जब गया। इक्वल अमाउंट में Equal स्पीड amount इंक्रीज of करती speed, है, yeah, तो यहाँ पे देखो 10 की स्पीड बढ़ी, फिर 10 की स्पीड बढ़ी, फिर 10 की स्पीड बढ़ी, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देखो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म है यहाँ पे, तो ये उसका ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ होगा किसका होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या दिक्कत है पता है? यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? मान ले पहले मेरी स्पीड थी 20, फिर मेरी स्पीड हो गई 30, फिर मेरी स्पीड हो गई 25, फिर मेरी स्पीड हो गई 50, तो भाई यहाँ पे पहले 10 का इंक्रीज हुआ, फिर 5 का डिक्रीज हुआ, हाँ, और फिर कितना इंक्रीज हुआ? 15 का, 5 का डिक्रीज हुआ, फिर कितना इंक्रीज हुआ? 25 का इंक्रीज हुआ। तो भाई ये तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेशन हमेशा सेम थोड़ा ना आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, जो कि लीनियर नहीं होगा। ये लीनियर होता है, ये पैरेलल टू टाइम का एक्स एक्सिस आएगा, ये वाला पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस आएगा, और ये नॉन लीनियर ग्राफ होगा। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं था ना नॉन यूनिफॉर्म वाले में। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ था, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो केसेस है। एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ रहे हो? दोनों ग्राफों में वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, देखो 10 से 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, लेकिन किस अमाउंट से चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड करता है। अगर ये इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी नॉन यूनिफॉर्म वाला ग्राफ होता है ना, एक्सेप्ट दिस वन, वो कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, इसका भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। अब इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, समझ रहे हो? कैसे भी बन सकता है ये वाला नॉन यूनिफॉर्म वाला, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता इसका। लेकिन इसका फिक्स पैटर्न है, इसका फिक्स पैटर्न है, इसका फिक्स पैटर्न है, तीन ग्राफ का फिक्स पैटर्न है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों ग्राफ का क्या होता है? फिक्स पैटर्न होता है। तो जैसे ना हमने यहाँ पे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन में था, हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने एरिया निकाला, तो हमने यहाँ पे इसका एरिया निकाला। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब मैं एरिया निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये यूनिफॉर्म मोशन में हमने ट्राई किया, यहाँ पे हम यही चीज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्राई करके देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब समझ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड बदल रही है, बट यूनिफॉर्मली बदल रही है, सेम अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में पता लगाना चाहता हूँ, क्या डिस्प्लेसमेंट पता लगाना चाहता हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। मेरे को क्या मिलता है? मेरे को वेलोसिटी टाइम में ग्राफ के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में क्या मिल सकता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है, उसके बीच का एरिया निकाल के। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को चूज किया, तो मैंने इसको जब नीचे एक्सटेंड करा तो मान लेते हैं ये वाला टाइम है T1, 15 नंबर्स नहीं लेंगे, T1 मान लेते हैं, और ये वाला टाइम है मेरा T2, ये T1 हो गया मेरा, ये T2 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, इस साइड एक्सटेंड करूंगा टुवर्ड्स माय वाई एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये मैं ऐसे इसको एक्सटेंड कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा V1, T1 टाइम पे V1 स्पीड, T2 टाइम पे V2 स्पीड, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो मैंने अभी आपसे ऊपर बोला था कि पूरा एरिया निकालना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। देखो आप देख सकते हो पूरे एरिया में यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है, और साथ साथ यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है, साथ में क्या है? यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी तो है नीचे तक, ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये रेक्टेंगल है, ऊपर ट्रायंगल है, नीचे रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, बहुत आसान है, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इस पॉइंट को मार्क करता हूँ A, इस पॉइंट को मार्क करता हूँ B, इस पॉइंट को मार्क करता हूँ C, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो नहीं निकालना, क्या निकालना है? तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा आप बताओ? तो आप बोलते सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पे बेस कितना है हमारा? T2 माइनस T1, ये जो बेस है मेरा, ये कितना होगा? T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1 है मेरा बेस, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब हाइट कितना है भैया? यहां तक पूरा V2 था, यहां तक V1 था, इस पॉइंट तक V1 था, इस पॉइंट तक V2 था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1 हो जाएगा,
v2 माइनस v1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दिस थिंग इंटू दिस थिंग, हाफ इंटू T2 minus T1 T2 माइनस T1 इंटू V2 माइनस V2 minus T1, T1 या फिर इसको ऐसे लिखते हो हाफ इंटू, मैं ऐसे लिख देता हूँ हाफ इंटू दिस BC इंटू AC, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी रेक्टेंगल बाकी है, इसका निकालना है, तभी मेरा प्रॉपर पूरा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अभी पूरा डिस्प्लेसमेंट निकला नहीं है। अब मैं करूंगा, ये तो बहुत ही आसान हो गया भाई, ये तो बहुत ही आसान हो गया। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल है, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ B, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ D और इस पॉइंट को नाम देता हूँ E, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत आसान होता है, कैसे निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस वाला साइड इंटू दिस वाला साइड। तो भाई ये वाला साइड BC मान रहा हूं मैं, BC इंटू BC इंटू DE DB, DB लेंथ है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेड होता है ना। आपने BC ले लिया, BC बोलो DE बोलो एक ही होगा, BD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इंटू BD हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये मेरा ट्रायंगल का एरिया निकल गया यहाँ से भाई, और यहाँ से मेरा रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। अगर इन दोनों एरियाज को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा मैं। तो BC into BD प्लस हाफ into BC into एग्जैक्टली लिख दूं यहाँ पे, BC इंटू BD प्लस हाफ इंटू BC इंटू AC। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इन दो पॉइंट के बीच का, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है मेरी गाड़ी की। ओके जैसे कि यहाँ पे मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच की स्पीड मिली है, वैसे इन दोनों पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का कुछ भी निकालना हो तो ऐसे ही करेंगे। आगे बात समझ, मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने अभी ये पढ़ाया ना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्चुअली ये इतना टफ नहीं होता, आपको टर्म्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। जब हमें इन सब टर्म्स के ऊपर पकड़ अच्छी हो जाती है ना, तो ये कुछ भी नहीं है, हलवा ही इजीली आप स्कोर कर लोगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना इसमें से, टर्म्स अगर एकदम क्लियर है माइंड में ना, तो आराम से मार्क्स आ जाएंगे आपके, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी पे बेस्ड क्या पता है न्यूमेरिकल्स भी आ जाए, ग्राफ प्लस न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, उसको भी इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले काम क्या है, आपको सबसे पहले टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि मैं आज से पहले वाले वीडियो, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ क्लियरली। अगर आपको क्लियर नहीं है ये टर्म्स, तो एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आएगा, जिसमें हम देखेंगे इजीली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, जो अभी तक हमने थियोरी में पढ़ा है उसे कैसे कनेक्ट करना है न्यूमेरिकल्स से। ठीक है, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।